हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस में। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर नर्सिंग एग्जाम्स, जो कि हम पहले भी काफ़ी एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम कुछ और एमसीक्यूज जो कि नर्सिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है, A 2-year old arrives in the emergency room with an elevated temperature. During the physical examination, the child's color becomes dusky, the child body stiff, and the extremities begin to twitch. The nurse should be aware that the child is most probably experiencing। तो इसमें इन्होंने बोला है कि एक 2 साल का बच्चा है जो कि इमरजेंसी रूम में आया है, और मेन उसका सिम्टम क्या है कि उसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो बढ़ा हुआ है। इतना कितना बढ़ा हुआ है ये इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट इसमें जस्ट सिंपल दे हैव रिटन कि द चाइल्ड इज हैविंग एलिवेटेड टेम्परेचर। और साथ में उन्होंने क्या बताया है कि जैसे हमने फिजिकल एग्जामिनेशन किया, तो जो बच्चे का कलर था बॉडी का वो डस्की था, बॉडी जो थी वो स्टिफ थी, और जो एक्सट्रीमिटीज थी वो ट्विच होना स्टार्ट हो गई थी। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो जो ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन नंबर ए फिब्राइल सीजर्स, ऑप्शन नंबर बी है रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है टेम्पर टेंट्रम, एंड ऑप्शन नंबर डी है सिवरिंग। सो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है फिब्राइल सीजर। जैसे कि हमें पता है कि जो बच्चे 6 मंथ से 5 ईयर्स के बीच में होते हैं, और अगर उनका बॉडी का टेम्परेचर मोर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो उन बच्चों में फिब्राइल सीजर्स होने के चांसेस हैं। मतलब सीजर्स जो कि फीवर, एक्सेसिव फीवर की वजह से हुआ, ठीक है। तो और उसका सिम्टम्स क्या है कि बच्चे की जो बॉडी है वो स्टिफ हो रही है, एंड जो देयर इज ट्विचिंग in the body. So this is the main symptoms for febrile seizure. So the correct answer is febrile seizure. Now the next question is, which of the following behaviors by a 36-month-old child support a nursing diagnosis of altered growth and development? तो 36 मंथ का बेबी है, तो इनमें से कौन सा बिहेवियर है जो कि नर्स डायग्नोस करेगी कि जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, वो अल्टर्ड है। And the options are option number A, walks holding into furniture, option number B, sitting down from a standing position, option number C is can push and pull toys, and option number D is throws a ball overhead। तो इनमें से कौन सा जो माइलस्टोन है जो कि 36 मंथ ओल्ड बेबी के लिए अप्रोप्रिएट है, इन अप्रोप्रिएट है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वॉकिंग होल्डिंग इनटू फर्नीचर। मतलब कि बच्चा फर्नीचर की हेल्प के साथ वॉक कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ बेबी हु इज 36 मंथ ओल्ड, ठीक है। ये अगर बच्चा 10 महीने का है, 11 महीने का है, तो उस टाइम पे हम ये वाला माइलस्टोन बच्चे में देख सकते हैं। तो इसके अलावा और क्या है कि लाइक 4 to 12 वीक्स मंथ में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे ग्रोस मोटर में, कि बेबी जो है होल्ड हेड अप व्हाइल लेइंग डाउन ऑन देयर फ्रंट। मतलब कि बेबी जो अपना हेड होल्ड कर सकता है। 3 to 5 मंथ में फाइन मोटर में रीचेस आउट फॉर ऑब्जेक्ट एंड होल्ड टॉयज, एंड ग्रोस मोटर में लिफ्ट द हेड एंड चेस्ट, जो कि नॉर्मल माइलस्टोन है फॉर 3 to 5 मंथ ओल्ड बेबी के लिए। देन 6 to 8 मंथ बेबी क्या कर सकता है फाइन मोटर में, कि पास ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। एंड जो ग्रोस मोटर है उसमें क्या है कि कैन सिट विद सपोर्ट, जो कि 6 मंथ में बच्चा अचीव करता है, एंड सिट अनएडेड एट 8 मंथ्स। और 9 to 12 मंथ्स में जो फाइन मोटर है उसमें क्या होगा कि स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट एंड पिकिंग देम अप। एंड जो ग्रॉस मोटर है उसमें बच्चा क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है, स्टैंड होने के लिए प्रिपेयर करता है। और 12 मंथ में कई बच्चे हैं जो विदाउट सपोर्ट स्टैंड होना स्टार्ट कर देते हैं, और कई बच्चे हैं जो कि कुछ स्टेप्स लेना भी स्टार्ट कर देते हैं। देन 13 to 18 मंथ्स में बेबी जो है वो खुद को फीड करना स्टार्ट कर देता है, एंड जो ब्रिक्स है उनसे बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर देगा। एंड द फाइन मोटर विल बी दैट द चाइल्ड विल वॉक अनएडेड। एंड इन 18 to 24 मंथ्स में फाइन मोटर क्या है, लर्न टू किक अ बॉल, पॉइंट टू ऑब्जेक्ट दे नो। एंड ग्रोस मोटर में वॉक स्टीडली एंड वॉक अप एंड डाउन स्टेयर। सो इनमें से जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है कि 36 मंथ बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इनअप्रोप्रिएट है। Now the next question is, a child has been prescribed 240 ml of fluid to be administered by micro drip set over 6 hours. The nurse will regulate IV at
and the options are 160 drops per minute, 120 drops per minute. Option number C is 40 drops per minute and option number D is 60 drops per minute. And इसमें जो हमारा फ्लूइड कैलकुलेशन फॉर्मूला है उसकी हेल्प से वी विल कैलकुलेट द करेक्ट आंसर. सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 40 ड्रॉप्स पर मिनट. तो ये कैसे सॉल्व करेंगे हम कि वी विल पुट द फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू बी इन्फ्यूज्ड इन ml इनटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स. ठीक है, तो इसमें इन्होंने जो वॉल्यूम दे रखा है ऑलरेडी 240 ml है, टाइम जो है वो 60 आवर्स है जिसको कि हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, और ड्रॉप फैक्टर इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया बट दे हैव मेंशन द माइक्रो ड्रिप. तो अगर माइक्रो ड्रिप इन्होंने मेंशन किया है तो दैट विल बी 60 ड्रॉप्स पर मिनट, तो इसलिए हम यहाँ पे 60 ड्रॉप्स लेंगे. अगर यहाँ पे मैक्रो ड्रॉप्स होता तो उस केस में हम 16 ड्रॉप्स लेते, क्योंकि मैक्रो ड्रॉप जो सेट है वो हम अडल्ट के लिए यूज करते हैं. सो the fluid will be 240 ml, time will be 6 hours, that will be multiplied by 60 minutes to to calculate it in the minutes, and the drop factor is 60. So after putting these values the answer will be 40 drops per minute. Now the next question is, a 8-year admitted to the hospital in sickle cell crisis, appropriate nursing care during this period includes, and the options are option number A, administration of analgesics, option number B, cold compress to painful joints, option number C, restricted fluid until crisis is over, and active option number D is active range of motion exercises to all joint. तो इसमें क्या है कि अगर हमारे पास बच्चा सिकल सेल क्राइसिस के साथ आया है तो कौन सी जो नर्सिंग केयर है वो अप्रोप्रिएट होगी. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनाल्जेसिक्स. तो सिकल सेल एनीमिया जो है वी ऑल नो कि दैट इज रिलेटेड टू आरबीसी. तो आरबीसी की जो नॉर्मल सेल है वो ऐसी होती है, लेकिन सिकल सेल में क्या है कि इट इज क्रेसेंट शेप, मतलब कि सी शेप होते हैं, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन है दैट विल नॉट प्रोवाइडेड टू द टिश्यूज प्रॉपरली. तो ड्यू टू दिस the pain develop when sickle shaped red blood cell block blood flow through tiny blood vessels to your chest, abdomen and joints. तो इस शेप की वजह से क्या है कि जो प्रॉपर ब्लड फ्लो है वो नहीं होगा, उसकी वजह से पेन हो सकती है. एंड इसमें मेन सिम्टम्स क्या होंगे बच्चे को कि बच्चे का जो सिवियर पेन होगी इन द बैक, लेग्स, नीज, आर्म्स, चेस्ट एंड एब्डोमेन. एंड इसकी जो मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमने पेशेंट को एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करने हैं और साथ ही साथ हमने फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड हमने पेशेंट को प्रोवाइड करने हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनाल्जेसिक्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following vaccine is routinely given in pregnancy? And the options are option number A, influenza, option number B, oral polio, option number C, tetanus, and option number D is rabies. So this we have already discussed in the national immunization schedule कि जो pregnancy है उसमें हम पहले tetanus toxoid दिया करते थे. तो so the correct answer will be tetanus. But nowadays we are giving tetanus and diphtheria to a pregnant female. और ये कब कब लगाना है? टेटनस और डिप्थेरिया हमने लगाना है जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, और उसके 4 वीक्स के बाद हमने सेकेंड डोज लगानी है अगेन 0.5 ml IM. Now the next question is, which of the following drug does not cross placenta? And the options are, option number A is heparin, option number B is morphine, option number C is naloxone, and option number D is warfarin. And the correct answer is option number A, that is heparin. So why heparin does not cross placenta? Because heparin is a mucopolysaccharide with a molecular weight of about 16,000. So because of its molecular size, it was thought that it would not cross the placental barrier. क्योंकि जो heparin का weight है वो ज़्यादा है और उसकी वजह से जो molecular weight जो है वो ज़्यादा है और वो placental barrier को carry नहीं मतलब क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए प्रेगनेंसी में हेपेरिन वैक्सीन जो है वो हेपेरिन इंजेक्शन है वो मदर को लग सकता है अगर मदर को डीवीटी वगैरह कोई भी diagnosis होता है. Now the next question is, a patient is experiencing which of the incontinence if she experience leaking urine when she cough,
sneeze, or lift heavy object. And the options are option number A, overflow, option number B is stress, option number C is urge, and option number D is reflex. And for this, the correct answer is option number B, that is stress incontinence. Now, what is stress incontinence? It happens when, due to some physical movement or activity such as coughing, laughing, sneezing, running, or heavy lifting, it will put pressure or stress on the bladder, and that will lead to leakage of the urine. So मतलब अगर कोई भी ऐसी physical activity जैसे कि laughing हो गया, coughing हो गया, sneezing हो गया, उसकी वजह से अगर urine leak होता है due to the excessive pressure on the bladder, so that kind of incontinence is known as stress. Now the next question is, if the labor ends within 3 hours with 2 to 3 painful contractions, it is called, and the options are option number A, difficult labor, option number B, precipitate labor, option number C, prolonged labor, and option number D, normal labor. And the correct answer for this question is option number B, that is precipitate labor. So if we see the stages of labor, तो in the primary gravida जो first stage है वो maximum 8 to 12 hours की होती है, second stage 1 to 2 hours की होती है, और third stage 5 to 15 minutes की. And multipara में जो first stage है वो 6 hours की, second stage 15 to 30 minutes, and third stage is again 5 to 15 minutes. So this is the normal hours for the first stage, second stage, and third stage. And अगर जो total labor period है, if it is more than 18 hours, so then that kind of labor is known as prolonged labor. Now the next question is, which client would nurse identify as being at greatest risk for developing disseminated intravascular coagulopathy? And the options are option number A, fourth gravida delivered 8 hours ago and had lost 500 ml of blood. Option number B is a second gravida diagnosed with dead fetus syndrome. Option number C, a primary gravida with mild preeclampsia. And option number D is a primary gravida who delivered a 3.5 kg baby 3 years ago. तो मतलब इनमें से the nurse have to identify कि कौन सी इनमें से केस है जिसमें कि जो फीमेल है वो disseminated intravascular coagulation की डेवलपमेंट के रिस्क पे है. So for this question, the right answer is option number B, that is a second gravida diagnosed with dead fetus syndrome. Because in intrauterine fetal death, the main complication is DIC. Now the next question is, according to WHO, low birth weight means a weight less than. The options are option number A is 2.8 kg, option number B is 2.7 kg, option number C is 2.5 kg, and option number D is 2.3 kg. And the correct answer is option number C, 2.5 kg. So if the baby or the newborn is weigh less than 2.5 kg, तो उसको हम low birth weight baby बोलते हैं. Again, it has further classification. So low birth weight है if the baby's weight is between 1.5 to 2.5 kg. Very low birth babies वो होते हैं जिनका weight less than 1.5 kg होता है but more than 1 kg है. And extremely low weight babies वो हैं जिनका जो weight है that is less than 1 kg. Now the next question is, identify the food items need to be avoided in a child with celiac disease. And the options are, option number A is wheat, option number B is rye, option number C is oats, and option number D is all of these. And for this, the correct answer is option number D, that all of these. As we all know that celiac disease अगर बच्चे को होती है तो उसमें हमें बच्चे को gluten free diet देना है. तो जो wheat है, rye है, oats है, ये इन सब में gluten होता है. तो जो बच्चा है उसको absorb नहीं कर पाएगा, तो बच्चे को माल absorption हो सकती है. तो इसीलिए जो celiac disease है उसमें हम gluten free diet बच्चे को देते हैं. तो all these food items should be avoided. Now the next question is, in ECG, tall T waves seen in case of, and the options are option number A, hypernatremia, option number B, hypokalemia, option number C,
हाइपरकेलीमिया एंड ऑप्शन नंबर डी हाइपोनेट्रीमिया। मतलब अगर हम ईसीजी की बात करते हैं तो ईसीजी में जो टी वेव है वो हमें कौन सी सिचुएशन में टॉल दिखाई देगी, जब मिलेगी। ठीक है, तो ये इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हाइपरकेलीमिया। मतलब कि अगर पेशेंट की बॉडी में जो पोटेशियम लेवल है वो अगर ज्यादा होगा तो उस केस में जो टी वेव है वो टॉल मिलेगी। एंड जो नॉर्मल पोटेशियम लेवल है वो कितना होना चाहिए, 3.5 टू 5.2 मिली इक्विल पर लीटर फॉर एडल्ट्स। तो इसमें जो है ईसीजी चेंजेस इन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, जैसे फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हो कि इट इज अ नॉर्मल ईसीजी, पी क्यू आर एस टी जो है वो नॉर्मल है। बट हाइपोकेलीमिया, अगर हमारा पोटेशियम लेवल पेशेंट का कम हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि देयर विल बी प्रोमिनेंट यू वेव। ठीक है, नॉर्मली ईसीजी में यू वेव तब आती है जब पेशेंट का पोटेशियम लेवल कम होता है एंड देयर विल बी प्रोलॉन्ग्ड क्यू यू इंटरवल विल बी सीन। अगर हम हाइपरकेलीमिया की बात करते हैं तो इन केस ऑफ हाइपरकेलीमिया जो पेशेंट की टी वेव होगी दैट विल बी टॉल और पीक्ड। ठीक है, एंड इसमें जो पी हमारा होगा दैट विल बी पी वेव विल बी फ्लैट। अगर हम हाइपोकैल्सीमिया की बात करते हैं तो हाइपोकैल्सीमिया में अगेन देयर विल बी क्यूटी प्रोलोंगेशन, जो हमारा क्यूटी वेव का जो होगा दैट विल बी प्रोलॉन्ग। एंड इन हाइपरकैल्सीमिया अगेन देयर विल बी द शॉर्टनिंग ऑफ एसटी सेगमेंट। ठीक है, तो दीज ऑल आर सम specific indications or specific things that is related to ECG change due to electrolyte imbalance. Now the next question is antidote of heparin is, and the options are option number A warfarin, option number B vitamin K, option number C naloxone and option number D protamine sulfate. So again जो एंटीडोट क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। काफी बार एग्जाम्स में एंटीडोट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन जो हेपारिन का एंटीडोट है वो है ऑप्शन नंबर डी दैट इज प्रोटामिन सल्फेट। और अगर हम कुछ एंटीडोट्स की बात करते हैं तो लाइक हिपैरिन का जो एंटीडोट है वो प्रोटामिन सल्फेट है। अगेन वार्फिन, वार्फिन क्या है, वार्फिन अगेन इट इज अ ड्रग, सो इट इज अ ओरल एंटीकोगुलेंट। ठीक है, जो कि ओरली हम लेते हैं। जो हिपैरिन भी एंटीकोगुलेंट है, वॉर्फिन भी एंटीकोगुलेंट है, लेकिन वॉर्फिन हम ओरली लेते हैं। सो द एंटीडोट फॉर वॉर्फिन इज विटामिन के, then acetaminophen that is paracetamol. For paracetamol the antidote is acetylcysteine. Then anticholinergics, ठीक है, उसके लिए जो हमारा एंटीडोट है डेट इज फाइजोस्टिग्मिन। बेंजोडाइजिपिन जो कि हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स को कहते हैं, उसमें जो हमारा एंटीडोट है डेट इज फ्लूमेजेनिल। देन मैग्नीशियम सल्फेट जो कि हम एक्लेम्शिया में पेशेंट को देते हैं। ठीक है, अगर मैग्नीशियम सल्फेट अगर पेशेंट को हम ज्यादा दे दें तो उसका जो एंटीडोट है दैट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। इंसुलिन का जो एंटीडोट है दैट इज ग्लूकागोन। अगेन ग्लूकागोन इज अ नेचुरल हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज। देन आयरन का जो एंटीडोट है दैट इज डेफिरॉक्सामाइन। एंड ओपियोइड्स का जो है दैट इज नलेक्सोन। ओपियोइड्स में हमारा नार्कोटिक हो गया, जब मॉर्फिन हो गया तो उनके एक्सेसिव उसमें हम लोग नलेक्सोन एज ए एंटीडोट देते हैं। Now the next question is, according to the World Health Organization, how many antenatal care visit recommended to a pregnant woman? So the options are option number A 1 visit, option number B 2 visit, option number C 3 visit and option number D is 4 visit. And the correct answer is option number D that is 4 visit. So WHO के regarding according कि एक प्रेग्नेंट फीमेल को मिनिमम 4 एंटीनेटल विजिट लेने चाहिए ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी पीरियड। सो अगर हम टोटल एंटीनेटल की बात करते हैं तो आइडियली जो एंटीनेटल विजिट्स हैं हमें फर्स्ट 28 वीक्स में एवरी मंथ डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अप टू 36 वीक्स ट्वाइस अ मंथ एंड देयर आफ्टर वीकली टिल डिलीवरी। और अगर हम मिनिमम 4 एंटीनेटल विजिट की बात करते हैं तो वो कब कब जाना चाहिए कि फर्स्ट विजिट अराउंड 16 वीक्स, सेकेंड विजिट बिटवीन 24 एंड 28 वीक्स, थर्ड विजिट जो है वो 32 वीक्स पे होना चाहिए और फोर्थ विजिट जो है वो 36 वीक्स पे होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स्ट्रा pyramidal symptoms are side effects of, and the options are anti-Parkinson agents, option number B is anti-manic agent,
option number C is antidepressants, and option number D is antipsychotic. So for this the correct answer is ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एंटीसाइकोटिक. सो एंटीसाइकोटिक मतलब जिन पेशेंट्स में साइकोसिस है और उनकी एंटीसाइकोटिक थेरेपी चल रही है, तो उन केसेस में हमें एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो कि मेन क्या होते हैं कि पेशेंट को डिस्टोनिया होगा, दैट विल बी द कॉन्टिन्यूस स्पाज्म एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन. Akathisia will be there, that will be manifested by motor restlessness. देन पार्किंसन लाइक सिम्टम्स विल बी देयर, पेशेंट की जो बॉडी होगी वो रिजिड होगी और पेशेंट के जो देयर विल बी स्लोनेस ऑफ मूवमेंट एंड टार्डिव डिस्किनेसिया, दैट इज द इरेगुलर जर्की मूवमेंट्स. सो दीज 4 symptoms are very common in extra pyramidal symptoms. अगर पेशेंट एंटीसाइकोटिक ले रहा है तो पेशेंट में ये जो सिम्टम्स हैं ये प्रेजेंट हो सकते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.